नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई सभी लोग बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोनाउन की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच के अंदर क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। और हर क्लास में आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराता हूं, यानी 5 क्लासेस में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये हमारी प्रोनाउन की क्लास नंबर 4 रहेगी और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ और आई कुड हैव फैलन। तो कह रहा है कि भाई मैंने जो दीवार थी उसको स्वयं अच्छे से पकड़ के रखा था खुद से, नहीं तो मैं गिर सकता था। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका मीनिंग है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आप अगर चेक करोगे तो आप देखोगे आई आपका सब्जेक्ट दे रखा है, हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू इन्फिनेटिव है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब ये भी हिस्सा सही है। ऑन टू अपने आप में एक प्रेपो है, उसके बाद द वॉल उसका ऑब्जेक्ट है, फिर टू और प्रेपो है, इटसेल्फ उसका ऑब्जेक्ट है, स्टीडी एडजेक्टिव है। उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो और कंजंक्शन दे रखा है, और ये आई कुड हैव फैलन ये इसकी दूसरी क्लाउज दे रखी है इसके साथ में। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किस पर्सन के बारे में बात हुई, तो आप कहेंगे भैया इस आई के बारे में। अगर आई के बारे में बात हुई है तो किसने दीवार को होल्ड करके रखा था, पकड़ के किसने रखा था? आई ने पकड़ के रखा था। तो आप मुझे बताइएगा, जब आई ने दीवार को अच्छे से पकड़ के रखा था तो उसने खुद से दीवार को पकड़ा होगा ना। तो यहां पर जो ये आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है, क्या ये ठीक यूज किया है? तो आप कहेंगे भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे इटसेल्फ लगाया गया है। इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हो कि यहां पर जरूर रियल पर्सन कोई ना कोई चीज रही होगी, तभी तो आप इट से रिलेटेड प्रोनाउन लगाओगे वहां पे। तो यहां पर कोई ना कोई चीज रही होगी, जैसा कि यहां पे हमें नहीं दिख रहा, यानी कि हम तो यहां पे आई पर्सन की बात कर रहे हैं, बट यहां पर इट सेल्फ जो लगा रखा है वो किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा, ये किसी चीज वगैरह के लिए आएगा, किसी एनिमल किसी बर्ड के लिए। तो यहां पर वैसा तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे गलत लगा रखा है। हमें आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो वो इटसेल्फ नहीं होगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। ठीक है ना, क्या होता है मेरे प्यारे साथी? माई सेल्फ होता है। तो ये माई सेल्फ आएगा यहाँ पे। बस यही गड़बड़ है, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है और कोई गड़बड़ इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो बस हमें यही देखना था। बाकी नॉर्मली अगर बच्चा चेक करता तो वो यही चीज देखता है यहाँ पे कि सारी चीजें ठीक है या नहीं। तो मैंने कहा था ना, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा होगा तो आप ये ढूंढा करो कि कोई उसका जो रियल पर्सन है, क्या उससे मौजूद कोई चीज दे रखी है सेंटेंस के अंदर? तो कहीं पे दे ही नहीं रखी थी इससे रिलेटेड चीज, तो इसी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता था। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। जरा इसका आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि भाई वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके तीनों बेटों में से नाइदर हैज एनी मेरिट, किसी कोई मेरिट भी पास नहीं है, किसी के पास मेरिट तक नहीं है, यानी 12th पास आउट भी नहीं है कोई। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, ही आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज आपकी वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है जो कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी में या, जो कि एक व्यंजन साउंड है, तो उसके लिए ए आर्टिकल आएगा, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये आया किसके लिए है? असल में प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर नाउन है और आर्टिकल और डिटरमिनर किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। अच्छा आगे देखो, बट आपका कंजंक्शन है, ऑफ हिज 3 सन्स, ये यहां पे जो चीजें दे रखी है वो इस नाइदर के लिए, यहां पे ऑफ प्रेपो और ये फिर उसका ऑब्जेक्ट है, फिर हैज एनी मेरिट। ठीक है भाई, अब मैं आपसे यहां पे एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आप इन दो चीजों को जानते हैं? इन दो चीजों के बारे में क्या आप जानते हैं? आइदर और नाइदर के बारे में। देखो, जब भी हम लोगों को एग्जैक्ट दो की बात करनी होती है, कितनों की? एग्जैक्ट दो की, तब हम आइदर का या नाइदर का यूज करते हैं।
आइदर का यूज तब करते हैं जब हमें दो में से एक की बात करनी ही हो, यानी कि पॉजिटिव सेंस। और नाइदर का यूज हम तब करते हैं जब हमें दोनों में से किसी की बात नहीं करनी हो, यानी कि निगेटिव सेंस। जब हमें दोनों में से किसी की बात नहीं करनी होती है तो वो अपने आप में कौन सी सेंस होती है? निगेटिव सेंस होती है, और उस केस में हम नाइदर का यूज करते हैं। जब हमें दोनों में से किसी एक की बात करनी होती है तो वहां वो पॉजिटिव सेंस होती है और वहां हम आइदर का यूज करते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आप एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होंगे। अब तुरंत आपके माइंड में एक प्रश्न उठेगा, अरे भैया जी, अगर दो से ज्यादा हो गए तब क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे साथी, मेरी बात याद रखना, जब ये दो से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 2+, जब ये दो से ज्यादा लोग हो जाएं तो आपको पॉजिटिव सेंस में आइदर की जगह पे किसका यूज कर लेना है? ईच का यूज कर लेना है। ठीक है, फिर वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मेरे भाई नाइदर यानी निगेटिव सेंस में यूज करना है और वो चीज दो से ज्यादा हो जाए, चाहे वो भले ही 3 ही क्यों ना हो, चाहे 4 क्यों ना हो, चाहे 40 क्यों ना हो, कितने भी हो, अगर दो से ज्यादा हो गए और आपको निगेटिव सेंस में यूज करना है, तब आप नाइदर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। ये चीजें वो है ना, इनको याद रखा जाता है मेरे प्यारे साथी। आप ऐसा नहीं कि इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस लगी हुई है कि एकदम से कोई आएगा आपके दिमाग में डाल देगा, नहीं। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है ना? तो आप अब समझ चुके हैं कि आइदर और नाइदर का यूज हम तब करते हैं जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही हो। ईच और नन का यूज हम तब करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो रखी हो। अब ईच का यूज तब करेंगे जब पॉजिटिव सेंस में हो, और निगेटिव सेंस की बात हो रही होगी तब हम किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। लेकिन कब? ईच और नन का यूज कब करना है? जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यहां पे जो है कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीजें तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या है? अब देखो, इस क्वेश्चन को कराते हैं आपको। आप यहाँ पे मुझे बताओ कितने लोगों की बात हो रही है? तो आप कहेंगे भैया जी 3 बेटे, यानी कि 2+, 2+ लोगों की बात हो रही है, और आपको एग्जामिनर ने यूज करके क्या दिया है? नाइदर। बट अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाइदर होता है वो कितने लोगों के लिए यूज होता है? 2 के लिए। और 2 के लिए भी किस तरीके से कि ना तो ये वाला पर्सन ना ये वाला पर्सन, यानी दोनों में से कोई भी नहीं का सेंस देता है ये। तो आप मुझे बताओ, हम तो यहां दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो ये नाइदर कैसे आ जाएगा यहां पे? यानी गड़बड़ हो गई, ये नाइदर यहां नहीं आएगा। नाइदर की जगह क्या आएगा? नन आएगा। नाइदर यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि दो की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहां पे क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कहां पे है भाई? थर्ड वाले पार्ट के अंदर गड़बड़ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। मतलब भाई, मतलब ये हुआ कि एक गरीब आदमी ने खुद भी जहर ले लिया, जो खुद भी जहर खा लिया, और अपने बच्चों को भी खिला दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको अच्छी तरीके से पता है द पुअर मैन यानी कि इसने खुद से जहर खाया है, तो क्या आपको यहां पे पॉइजन वर्ब के बाद इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज नहीं करनी चाहिए? मतलब इस व्यक्ति ने खुद जहर खाया है ना, तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको यूज करनी पड़ेगी। बट आपने क्या कर रखा है? एक रियल पर्सन यूज कर रखा है। अब आप समझो, आप यहां पे ऐसे क्यों नहीं कह सकते द पुअर मैन पॉइजन हिम? क्योंकि मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूं द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, तो इसका मतलब है गरीब आदमी ने स्वयं जहर खाया। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला द पुअर मैन पॉइजन हिम, तो अब गरीब आदमी ने खुद जहर नहीं खाया है, किसी और को जहर खिला दिया। तो ये तो दो अलग अलग पर्सन हो गए ना, तो बात तो खराब हो गई, यहां पे मीनिंग ही खराब हो गया सेंटेंस का। तो यहां पर असल में ये जो हिम लगा रखा है, देखने में ये यहां पे ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ये चीज गलत है। आपको यहां पे इस पुअर मैन की रिफ्लेक्शन यूज करनी होगी, और जब हमें किसी नाउन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन यूज करनी होती है या किसी प्रोनाउन की रिफ्लेक्शन यूज करनी होती है, तो दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें समझ में आ गया कि भाई मैन की बात हो रही है, मैन मतलब इसके लिए ही वाला प्रोनाउन आएगा। अब चूंकि हमें कौन सा चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है?
हिमसेल्फ होता है, बात खत्म। हिमसेल्फ, ठीक है, ये आएगा यहां पे, तब बात ठीक बनेगी। तो अब यहां पे मीनिंग एकदम फिट बन गया कि भाई पुअर मैन ने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी खिला दिया, हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है भाई, चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो सभी माताओं में से या सभी माओं में से एक हैं, सभी बेस्ट माताओं में से यानी कि सबसे अच्छी माओं में से एक हैं जो अब तक हुई हैं, दैट हैज एवर लिव्ड। अब क्वेश्चन समझना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, वन आपका प्रोनाउन हो गया, उसके बाद मेरे प्यारे साथी ऑफ प्रेपो है, और ये द बेस्ट मदर्स इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पे ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या बताया था हमने आपको, हमने कहा था दैट रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है कि ये सभी के साथ आ जाता है। अब आप देखो यहां पे ये मदर्स यानी कि किसी पर्सन के साथ आया हुआ है, पर्सन के लिए हालांकि हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, हु को प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन यहां पे ये दैट लगा रखा है ना, ये भी सही है। क्यों क्यों इसको सही मानना पड़ रहा है, हम हु को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे? मेरे प्यारे साथी बात ऐसी है क्योंकि इसमें गलती निकालोगी भी तब भी कोई फायदा नहीं है, आपको इसमें गलती थोड़ी ना निकालनी होती है, ये भी ठीक है। और इसकी जगह पे अगर आप हु लगाना चाह रहे हो तो बोस और ही अच्छा है क्योंकि प्रायोरिटी वाली बात हो जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे आप, प्रायोरिटी का खेल होता है बस। लेकिन इसमें आप यहां पे ना उलझे तभी फायदा है क्योंकि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो जाहिर सी बात है ये अपने से ठीक पहले वाले वर्ड को क्या करेगा, आगे वाली क्लाउज में एक सब्जेक्ट बनाकर इंट्रोड्यूस करेगा। क्यों सब्जेक्ट बनाकर इंट्रोड्यूस करेगा वो भी बता दूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथी यहां हैज आपके पास वर्ब वाला पार्ट तो दे रखा है लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं दे रखा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक क्लाउज बनती है तो उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी होता है। तो आपके पास वर्ब तो मौजूद है, कमी किस चीज की है, सब्जेक्ट की। इसका मतलब ये जो आप एंटीसीडेंट इस क्लाउज के में रिलेट करा रहे हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन के तहत, वो इसके लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। अब आप मुझे देखकर बताओ कि भाई ये जो आपका एंटीसीडेंट है ये कैसा है, तो आप कहेंगे भैया मदर्स यानी प्लूरल नाउन है, तो हमारा एंटीसीडेंट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। जब एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया तो ये जो वर्ब आप हैज लगाए बैठे हैं क्या ये ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत हो गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब यहां पे यही तो गलती कर रखी है एग्जामिनर ने, यहां हैज लगा रखा है तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इस हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है भाई, बस यही गड़बड़ है, बाकी सारी चीजें ठीक है। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है इस बार भी, थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा वो बहुत जबरदस्त होगा। क्वेश्चन की बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो वो कह रहा है वो वह था जो क्लास में दौड़ते हुए आया था। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डमी सब्जेक्ट वाला एक केस होता है जिसमें रिप्रेजेंट भी करने के लिए आती हैं कुछ चीजें। तो वहां मैंने आपको 3 प्रकार के सब्जेक्ट गिनाए थे। एक तो मैंने आपको बताया था हेयर, एक मैंने आपको बताया था देयर, और एक मैंने आपको बताया था इट। अब मैं ये हेयर और देयर वाले तो आपको बता चुका हूं, दोनों के दोनों ये जब यूज होते हैं तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते, ये मेन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे होते हैं। अब इसी में एक सब्जेक्ट और भी आता है निकल के, आपका इट। इट जो होता है वो एक प्रकार से डमी सब्जेक्ट होता है, ये भी खुद सब्जेक्ट की तरह बस दिख रहा होता है लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट का काम नहीं करता, ये मेन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी मेन सब्जेक्ट इसके बाद दे रखा होगा,
लेकिन याद रखना ये इट सिंगुलर होता है तो यहां पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आएगी, चाहे भले ही आपका ये इट जो आपका डमी सब्जेक्ट है ये चाहे प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर करे या सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, आप याद रखना इट के साथ यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, फर्क नहीं पड़ता कि इट सिंगुलर सब्जेक्ट को डमी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट को। तो आपके लिए मैं कुछ यहां पे फ्रेजेस बना के दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या उनको आप ठीक से अरेंज कर देंगे। जैसे मैं यहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसीलिए ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने एक यहां पे ये लिखा, इट वॉज आई, ठीक है। यहां पे फिर मैंने लिखा इट वर यू, फिर मैंने यहां पे लिखा इट वर फिर मैंने लिखा यहां पे बी। आप मुझे इनमें गलती बताइए। यहाँ पे मैं अच्छा यू तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मी कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको अस दे रहा हूँ। अब मुझे आप चुन के बताइए कि इनमें से क्या क्या गलती है, किस वाले पार्ट में, किस पार्ट में किस टाइप की गलती है, मुझे बताइए जल्दी से। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे, मैंने अभी आपसे कहा था जब आपका इट एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, जब आपका ये इट एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके साथ वाली क्लाउज में जो आप वर्ब लगाएंगे वो इस इट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। मतलब इट के साथ वाली जो क्लाउज होगी ना, उसमें वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं, वो आपकी इट के अकॉर्डिंग ही आएगी, वो आपकी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस इट के अकॉर्डिंग ही आएगी। यानी कि आप इट वॉज आई बोलेंगे या मी बोलेंगे, पहले आप ये बताइए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इट के अकॉर्डिंग। इट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो यहां पे ये बर वर्ब नहीं आएगी, ये बर वर्ब नहीं आएगी, ये कैसी आएगी भाई, वॉज ही रहेगी। ये कैसी रहेगी, वॉज ही रहेगी, ठीक है, वॉज ही रहेगी, बर करने की जरूरत नहीं है इसको। अब दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं, तो अभी मैंने ये बात पॉइंट आपको बताया था ना, मैंने कहा क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब आपका इट एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो उस वाली क्लाउज में चाहे भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा हो, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वाली क्लाउज में जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर ही रहेगी। सिंपल है बात। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो जो ये इट जिस भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी खुद डमी बन जाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा मेन सब्जेक्ट को, वो मेन सब्जेक्ट इसके साथ वाली क्लाउज में आप हमेशा सब्जेक्टिव मूड में लिखेंगे, यानी मतलब आप उसको सब्जेक्ट वाली फॉर्म में ही लिखेंगे, आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते। यानी आई मैं लिखूंगा तभी सही माना जाएगा, अगर मैंने मी कर दिया तो बात गलत हो जाएगी। यू यहां पे आप जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है, तो यहां पर जो मैंने ये यूज किया है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म में यूज कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें तो अगर मैंने अस यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा, मुझे बी यूज करना होगा। तो आशा करता हूं कि इन 3 क्वेश्चन की मदद से अब आप समझ गए होंगे कि अगर यहां पे डमी सब्जेक्ट का खेल चला तो आप जिस भी सब्जेक्ट को ये इट रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। यानी कि ये हिम जो लिख रखा है भाई ये तो गलत हो गया, इसकी जगह पे क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है ना। और बाकी याद रखना फिर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन आप लगाएंगे वो इस ही को रिलेट करेगा, तो बाकी इस वाली क्लाउज में जो वर्ब या पोजीशन आएगी वो इस ही के अकॉर्डिंग चलेगी फिर, ठीक है। वर्ब और पोजीशन फिर वो इस ही के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन इस वाली क्लाउज में छेड़छाड़ मत करना। पता चले यहां पे बी करके दे दे और आप इसको बर करके दे दे और आप उसको ठीक कर दो कि बी के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं भाई, गलत हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस यहाँ पे किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, पहले वाले पार्ट में गड़बड़ है, ये हिम नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, ही आएगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको अभी एक दो और भी दिखेगा आगे, तो उसको ठीक से करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर करो। कह रहा है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। अब ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी एक क्लाउज हो गई, मे आई नो क्या मैं जान सकता हूं, टू हु आई एम स्पीकिंग कि मैं किससे बात कर रहा हूं या किससे क्या कह रहा हूं। तो यहां पे आप सबसे पहले देखो, ये आपकी एक क्लाउज कंप्लीट, ध्यान से देखना, ये वाली आपकी एक क्लाउज कंप्लीट,
ये वाली आपकी एक क्लाउज कंप्लीट। तो आप ध्यान से देखो, दोनों ही क्लाउजेस के पास, इसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, इसके पास भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो आपके पास जब सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है दोनों ही क्लाउजेस में, तो आप यहां पे इस टू प्रेपो के बाद ये क्या कर रहे हैं, आपको तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको लगाना चाहिए था, क्योंकि पर्सन की बात आ रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु वाला ही। पर्सन की बात हो रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु वाला, लेकिन आपने हु लगा रखा है, ये गलत है। क्योंकि सिंपल सी बात होती है कि जब भी हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। तो यहां पे ये हु लगा रखा है, ये गलत हो गया। इसकी जगह पे क्या आएगा, हुम आएगा। बताया था ना, जब सब्जेक्टिव केस में आपको किसी पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, हु लगाते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव केस में जरूरत होती है तो हुम लगाते हैं। बहुत अच्छे से बताई थी ये बात। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है ही इज फैटर देन मी, वह मेरे से ज्यादा मोटा है। ठीक है भाई, तेरे से ज्यादा मोटा है मान लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, छोटू सा, जल्दी से आंसर कर दो। तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो नाउन चैप्टर में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे और प्रोनाउन में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो आप मुझे यहां पे देख के बताइए, कह रहा है ही इज फैटर, तो फैटर कौन है? तो आप कहेंगे भैया जी ही है। ही यहां पे किस चीज का काम कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब आपको समझना चाहिए कि जब ही यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहां सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। ये देन जो आपने कंपैरेटिव कंजंक्शन लगा रखा है और ये जो कंपैरेटिव डिग्री आपने फैटर लगा रखी है, ये अपने आप में जो कंपैरिजन कराएंगे वो किस किस का कराएंगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कराएंगे। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन जब सब्जेक्ट के साथ होगा तो यहां पे जो आपने ये मी लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा भाई, ये जो आपने मी लगा रखा है ये गलत हो गया, इसकी जगह पे आई आएगा। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है, थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में गड़बड़ है, मी नहीं आएगा आई आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, सिंपल है भाई, कर लेंगे आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं मैंने आपको। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आप लोगों के सामने है, बताइए क्या होगा बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा द बॉय हु स्टडीड हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। क्वेश्चन में जरा देखकर बताइए क्या कोई गड़बड़ आपको नजर आ रही है या सारी चीजें ठीक है? कोई गड़बड़ नजर आ रही है या सारी चीजें ठीक है भाई? क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा द बॉय हु स्टडीड हार्ड, ठीक है, ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छा भाई, मतलब अच्छी तरीके से भाई, जो अच्छी तरीके से पढ़ता है वो अच्छे नंबर से पास भी हो जाएगा वह। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई गलती नजर आ रही है? तो आपको याद होगा मैं लगभग 68 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, यानी 67 क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को। और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बताई थी पीछे कॉन्सेप्ट के दौरान, जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझा रहा था। वहां मैंने आपको बताया था कि आपने किसी एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए जो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा कि इसके आगे चाहे जितनी भी क्लाउज दे रखी हो, वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सबसे रिलेट होता हुआ चला जाएगा, सबसे रिलेट होता हुआ चला जाएगा इस रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर द बॉय जो है, स्टडी हार्ड करने वाला कौन है, बॉय है। पास होने वाला भी कौन है अच्छे नंबरों से, वो भी ये लड़का ही है। तो इसमें जबरदस्ती में ना, यहां पे जबरदस्ती में कोई सब्जेक्ट अपने पास से घुसाने की कोशिश मत करना, वरना भाई बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या बताया था मैंने, यही तो बताया था कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं और उसके साथ में कभी कभी क्या होता है कि एक दो क्लाउज और ऐड कर दी जाती हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता
जाता है और कई बार एग्जामिनर उसमें अननेसेसरी चीजें ऐड कर देता है। अब जैसे ये जो द बॉय है, ये तीनों ही क्लाउजेस के लिए, ये ही विल पास विद फ्लाइंग कलर और स्टडी हार्ड, इन दोनों ही क्लाउजेस के लिए अपने आप में एंटीसीडेंट का काम कर जाएगा इस हु रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। तो आपको इसमें अलग से ये ही लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बच्चा ये थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक बच्चा मान के चलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये ही विल पास ठीक तो है, नेक्स्ट क्लाउज है, अच्छे से ठीक है। लेकिन भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन जब आपने लगाया ना, तो ये एंटीसीडेंट जो ये द बॉय दे रखा है, ये इस वाली क्लाउज के लिए तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे आने वाली क्लाउजेज में भी ये अपना पूरा प्रकोप दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे ही लगाने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये द बॉय आपका एंटीसीडेंट इस क्लाउज में भी काम करेगा और आगे वाले में भी करेगा, खूब आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कोई अदर आपको प्रोनाउन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़की दे दे कल को, अभी आज तो बॉय लिख के दिया, कल हो सकता है कि कोई लड़की लिख के दे दे और यहाँ पे आपको सी लिख के दे दे, तो वो चीजें नहीं आएंगी, उनका आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बात बताई थी। तो किस पार्ट में गड़बड़ है? सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो कह रहा है कि मेरे अंकल ने फोर्स किया मेरे दोस्त को और मुझे टू स्टे बैक, वापस जाने के लिए। अब यहां पे ध्यान से आप देखिएगा, फोर्स अपने आप में क्या है? तो आप कहेंगे भैया जी वर्ब है। तो वर्ब के बाद तो आप जानते हैं ना कि क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया जी जनरल केस में क्या होता है कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब आपके खेल होता है शुरू एंड वाला। क्या बताया था भाई आपको? तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था कि ये जो एंड होता है ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और अब ये अपने आसपास सेम सेम चीजों को जोड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा, जब इधर आपका फोर्स वर्ब का ऑब्जेक्ट इस तरफ आपको दे रखा है, तो क्या ये एंड कंजंक्शन के बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट नहीं होगी क्या? दोनों चीजें तभी तो सेम बनेंगी जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा दोनों तरफ, तभी तो मामला सही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आई बोल देंगे डायरेक्ट। तो भाई यही तो चीज गलत है यहाँ पे। ये जो आपका आई लगा के दिया है ये गलत है, क्योंकि दोनों तरफ आपको सेम सेम चीजें लगानी होंगी तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, मी आएगा, तब आपका पार्ट सही बनेगा। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है ना? माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक, ये बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 70। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए इसका आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे। कह रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, हम दोनों के बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, इसीलिए हम फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने रास्ते जा सकते हैं, ये वाली बात है। तो आप यहां पे नोटिस करोगे तो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन, यहां पे आपकी प्रेपो है। प्रेपो के बाद तो आप जानते ही हैं कि प्रेपो का ऑब्जेक्ट आता है। तो यहीं पे यही बात से बस आपको समझना है कि बिटवीन अपने आप में जब प्रेपोजिशन है तो उसके बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब आप यहां पे देख के मुझे बताओ, ये यू अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड कंजंक्शन सेम सेम चीजों को जोड़ेगा। तो जब इसके बाद, इसके यहां इस साइड जब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो क्या मेरे प्यारे साथी यहां पर इसको आई को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए? भाई सेम सेम चीजें कब लागू होंगी? जब दोनों तरफ सेम चीजें रखोगे। जब इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो आपने आई रख रखा है ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? मी आएगा, तब आपकी बात ठीक बनेगी। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, सेकंड वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक डाउट जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन बच्चों के माइंड में आ सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपने यही किया, आपने देखा कि इधर ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्री जब लागू होगी, यानी जब सेम सेम चीजों को लागू करेंगे तो इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर सब्जेक्ट हो और इधर भी सब्जेक्ट बनाना पड़ जाए? तो मेरे प्यारे साथी, 70 क्वेश्चन अब तक मैं आपको करा चुका हूं और मैंने आपको पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी कराए हैं जहां आपका एंड कंजंक्शन दो सेम सेम चीजों को जोड़ रहा होता है और वहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट केस हमें अप्लाई करना पड़ा है।
मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सही करने पड़े हैं। अब ऐसा कब क्या करना होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कब करने होंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब करने होंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपका उसके पहले वाले वर्ड पे। समझ पा रहे हो, आस पास वाले वर्ड पे निर्भर करेगा। अब ये यू एंड आई मान लो अगर आपको एक क्लाउज के ठीक पहले दे रखा होता और इनके बाद कोई वर्ब होती, तो क्या हम तुरंत देखकर नहीं पहचान लेते कि ये अपने आप में सब्जेक्ट वाला पार्ट है। लेकिन अभी क्या है, हमें दिख रहा है कि इनके पहले ये बिटवीन प्रेपोजिशन दे रखी है, तो भाई हम जानते हैं ना कि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आता है तो डेफिनेटली हमें दोनों को ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, तभी सिमेट्री सही लागू होगी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं अपने आप में। ठीक है भाई, आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर कीजिए। कह रहा है वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति को अपने टीचर्स का कहा मानना चाहिए। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, क्या क्वेश्चन में कोई गलती है या सारी चीजें ठीक हैं? देखो, क्वेश्चन अपने आप में नो एरर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों गड़बड़ नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथी, हमेशा याद रखना, वन एक इस टाइप का प्रोनाउन होता है, जब भी ये आपका यूज होगा तो याद रखना इसको कभी भी अगर आपकी, देखो वर्ब तो पहली बात इसके साथ सिंगुलर ही आती है, ये बात आप याद रखना। इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। दूसरी चीज आप याद रखना, जब भी आपको इसके लिए पजेशन की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, जब भी आपको इसके लिए पजेशन की जरूरत होगी, तो उस केस में, पजेशन वाले केस में, अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन चाहिए होगा तो आप ये वाला वंस यूज करेंगे, ये वाला वंस यूज करेंगे। ठीक है, जब आपको किसकी जरूरत होगी, पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत होगी। और जब आपको पजेसिव एडजेक्टिव या फिर डेटर्मिनर की जरूरत होगी, तब आप ये वाला वंस यूज करेंगे। ठीक है, तब आप ये वाला वंस यूज करेंगे। अब दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यहां पे अगर हम बात करें, एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि वो इसकी जगह पे क्या करेगा पता है, ही वाले प्रोनाउन यूज करके दे देगा। मतलब वन से रिलेटेड जब आपको पजेशन की जरूरत होगी तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो पजेसिव एडजेक्टिव या डेटर्मिनर की जगह पे ही वाले प्रोनाउन लगा के दे देगा, या ही वाले एडजेक्टिव या डेटर्मिनर यूज कर देगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो वो ही वाले अगर आपको यूज करके दे दे, लाइक हिज यूज करके दे दे, या अगर हम बात करें हिज यूज करके दे दे, तो ये चीज गलत हो जाएगी भाई, इसके साथ ये नहीं आएगा। या मान लो देयर करके दे दे, मतलब आपको प्लूरल सेंस में करके दे दे, तो वो भी चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि भाई वन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो बस ये जितनी बातें मैंने वन के बारे में बताई हैं, इतनी दिमाग में रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका वन से रिलेटेड। तो फिलहाल यहाँ पे सारी चीजें ठीक थी, क्योंकि टीचर नाउन था, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए था, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था। और मैंने अभी बताया वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है, वो भी ये वाला। ये वाला वंस अगर लगा के दे देता तो बात तब भी गलत हो जाती, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72, पढ़िए भाई क्वेश्चन को। कह रहा है व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। जितनी पीछे बात बताई थी इस वाली स्लाइड पे, इसी से बेस्ड आगे वाले क्वेश्चन को आंसर करना है आपको, बताइए। तो अभी क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वन व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, अभी मैंने आपको बताया था वन कैसा होता है नेचर में, सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, देखो टेक्स लगा रखी है। फिर कह रहा है ग्रेट रिस्क, यानी ये अपने आप में यहां तक एक क्लाउज खत्म हो गई, इसके बाद दूसरी क्लाउज शुरू हो रही है जिसका सब्जेक्ट एग्जामिनर ने दे लगा रखा है। लेकिन आप बताओ, आप तो यहां वन की बात कर रहे थे, तो फिर सब्जेक्ट जो आ रहा है वो इसी से रिलेटेड तो है, इसी की तो बात कर रहे हो कि भाई जो बहुत ज्यादा खतरा लेते हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए एक बड़े नुकसान के लिए भी। तो यहां वन से रिलेटेड ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि वन से डायरेक्ट दे बन जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप वन से रिलेटेड चीजें यूज करेंगे तो उसी से रिलेटेड आएंगी, आप थर्ड पर्सन से रिलेटेड चीजें और यूज नहीं कर सकते। आप यहां पे क्या लगा रहे हो, आप दे लगा रहे हो, दे कैसे आ जाएगा भाई, अभी बताया ना मैंने कि ही और ये दे वाले जो प्रोनाउन होते हैं, ये वन से रिलेटेड होगी कोई चीज तो यूज नहीं करोगे, ये गलत हो जाएंगी चीजें, अभी पीछे बताया था मैंने। तो यहां पर ये जो दे आपने लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। जब आपने यहां वन प्रोनाउन यूज किया है तो आपको यहां भी वन प्रोनाउन ही यूज करना होगा, क्योंकि आप दोनों जगह एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो कि जो खतरे मोल लेता है उसको तैयार रहना चाहिए बड़े नुकसान के लिए भी।
ठीक है ना, ये वाली बात है। तो यहां दे नहीं आएगा, वन आएगा। अच्छा, अगर एग्जामिनर यहां ही लगा देता तो बच्चे और फंस जाते। अगर ही लगा देता तो बच्चों को लगता कि सिंगुलर, लेकिन अभी पूछ पीछे पूरी बात बता रखी है, तो भी आप यहां पे गलत करते इसको, और इसकी जगह पे क्या लगाते, वन लगाते। ठीक है भाई, मतलब वन के साथ वन वाली ही चीजें आएंगी, चाहे आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़े, चाहे आपको पोजीशन की जरूरत पड़े। ठीक है, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। कई बार एग्जामिनर प्लूरल वर्ब लगा के दे देता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कह रहा है ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड दैम हैप्पी। अब क्वेश्चन बताइएगा कि क्या आंसर यहां पे आप समझ पा रहे हैं, क्या आपको सारी चीजें ठीक लग रही हैं यहां पे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ईच बॉय, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड दैम हैप्पी। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रत्येक लड़का जो था उसे एक पार्टिंग गिफ्ट दिया गया, एक टॉय पार्टिंग गिफ्ट के रूप में दिया गया, जिसने उन्हें खुश कर दिया। भाई तो किसने खुश कर दिया, उस पार्टिंग गिफ्ट ने, जो उन्हें टॉय मिला था। तो वैसे तो एक डेफिनेट चीज यहाँ पे कर रखा है, और मैंने कहा था जब चीजें एपरेंट होती हैं तो हम दैट को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है, पार्टिंग गिफ्ट की बात हो रही है, तो यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वैसे तो मुझे कुछ खास यहाँ पे गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट, ठीक है, बाकी मुझे यहाँ पे ऐसी तो कोई चीज गलत नजर नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो ये नो एरर होना चाहिए, नो एरर क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी एक बार इसको चेकआउट कर लेना, मैं भी चेकआउट कर लूंगा। फिलहाल मुझे इस क्वेश्चन में कोई गलती खास नजर नहीं आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे विच भी आ जाएगा, क्योंकि पार्टिंग गिफ्ट की बात हो रही है, तो किसी चीज की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाते हैं ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसने उन्हें क्या कर दिया, हैप्पी हैप्पी कर दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन डमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसा पीछे मैंने कराया था। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो आप अगर नोटिस करोगे तो वो जो चीजें मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई थी, इट वॉज ही, इट वॉज यू, इट वॉज बी, वो जो मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई थी, वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट थी वो असर्टिव में लिखी हुई थी। अब अगर कल को एग्जामिनर इनको इंट्रोगेटिव में लिख के दे दे तो क्या आप फंसोगे, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब आपने हमें चीजें बता दी। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, कई बार एग्जामिनर इनको असर्टिव में ना लिख के इंट्रोगेटिव में भी यूज कर लेता है। अब अगर इंट्रोगेटिव में यूज होंगी तो कैसे हो जाएंगी चीजें, जैसे मैंने मान लो लिखा, मैं लिखता था इट वॉज ही, तो इसको कैसे लिख देगा एग्जामिनर, ऐसे लिखेगा इसको, वॉज इट ही, कुछ इस प्रकार से लिखेगा सही में। मतलब अगर असर्टिव में उसको लिखना होगा तो ये लिखेगा, और इंट्रोगेटिव में उसको लिखना होगा तो ये लिखेगा। तो बस इसकी जगह पे उसने इसको यूज कर लिया इस बार, क्योंकि उसको इंट्रोगेटिव में चीजें यूज करनी होंगी। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह तुम थे, ठीक है ना, वॉज इट हिम, क्या वह वह था। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन करने के सेंस में वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज कर लेता है ऐसी चीज का। लेकिन यहां पर फिर वही बात, इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट है जो कि मेन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ही आपका यहां पे मेन सब्जेक्ट है। और वॉज जो वर्ब आई है वो इट के अकॉर्डिंग आई है, ना कि ही के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार बच्चा ही के अकॉर्डिंग समझ के चल लेता है, फिर जब यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट रख दिया जाता है तो वो बर कर देता है इसको पकड़ के, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहां पे जो आपने ये कर रखा है वॉज इट हिम, तो ये गलत हो गया। यहां पे हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। तो वॉज इट ही बोलेंगे। बाकी दैट द टीचर पनिश्ड फॉर सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट, बाकी सारी चीजें ठीक है। देखो मैंने कहा भी था कि जब आगे आपको पोजीशन की जरूरत पड़ेगी तो वो इसी वाले चीज की आएगी। अब यहाँ ही आपका सब्जेक्ट है, तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन इसी को तो आगे वाली क्लॉज में रिलेट करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन और वर्ब आएगी। वर्ब तो सेकंड फॉर्म दे रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये देखो, ये जो पोजीशन लगानी पड़ी वो किसके अकॉर्डिंग लगी, हिज प्रोजेक्ट। तो भाई किसके प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इस ही के प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इसने सबमिट नहीं किया तो टीचर ने इसे पनिश्ड किया होगा। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात करें हिज प्रोजेक्ट, तो ये ही की पोजीशन यहां पे आएगी। क्यों, क्योंकि दैट ने रिलेटिव प्रोनाउन ने इस एंटीसीडेंट को इस क्लाउज के अंदर रिलेट कर दिया था। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो किस पार्ट में गड़बड़ है, थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाइए,
ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आंसर करोगे आप इसको। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क absent themselves फ्रॉम द ऑफिस। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये जो एज वेल एज होता है, इसमें होता क्या है कि वेल अपने आप में एडवर्ब है, और ये एज अपने आप में एक और एडवर्ब है, और ये वाला जो एज है ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। मैं आपको इस एज वेल एज की फॉर्मेशन पूरी समझा देता हूं कि इसमें क्या चीजें कैसे आपको दे रखी हैं। ध्यान से मेरी बात समझना। ये वाला जो एज है ये अपने आप में एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये वेल को भी क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, और वेल तो अपने आप में एडवर्ब होती ही है, क्योंकि आप जानते हो गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है गुड, और एडवर्ब होती है वेल। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एज होता है ये अपने आप में क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। ये वाली क्या होती है भाई? प्रेपोजिशन होती है। और ये वेल आपका बीच में क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो दोनों एज में, एज वेल एज में कभी भी आपसे पूछे कि ये वाला एज क्या है, तो बाद वाला जो एज होता है वो प्रेपो होता है, और जो पहले वाला एज होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद वाला जो ये वर्ड आपको दे रखा है द क्लर्क, वो क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ब आई है आगे, या जो ये देमसेल्फ लगाया है आपने, ये जरूर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि वर्ब और पोजीशन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलती है। तो यहां पर आप ये जो देमसेल्फ लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब्सेंट जो वर्ब होती है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो भाई उसके साथ में हमें ना रिफ्लेक्शन लगानी पड़ती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो हमें वहां पे रिफ्लेक्शन यूज करना पड़ता है कि भाई वो खुद अब्सेंट हो गया। तो यहां पे अगर हम बात करें, आपको यहां पे ये जो देमसेल्फ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथी आप यहां पे ध्यान से एक चीज नोटिस करो। आप यहां पे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्लर्क यहां पे प्लूरल है, और एग्जामिनर ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज किया है वो इसी के अकॉर्डिंग यूज किया है, तो ये तो गलत हो गया ना। आपको रिफ्लेक्शन किसकी यूज करनी है भाई? पोजीशन या कभी भी चीजें यूज होती हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आएगी। ये वर्ब और इससे रिलेटेड चीजें, कौन अब्सेंट है क्लास से? क्लर्क भी थे, ऐसी बात नहीं है। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, तो थे तो क्लर्क भी अब्सेंट, लेकिन आपको लिए जो मेन सब्जेक्ट का काम करेगा वो ये ऑफिसर करेगा। अब ऑफिसर कैसा है? सिंगुलर, और ऑफिसर अगर सिंगुलर है तो भाई इसके लिए जो यहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे वो भी सिंगुलर करोगे। तो अब देखो भाई, मैं आपको बताता हूं, प्रायोरिटी पे आप किसे रखेंगे? हिमसेल्फ को। प्रायोरिटी पे किसे रखेंगे? हिमसेल्फ को। लेकिन अगर हिमसेल्फ ऑप्शन में नहीं दिया तो हर सेल्फ भी आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, एग्जामिनर के ऊपर है कि वो क्या बनेगा। हालांकि मैंने आपको जब कभी बेसिक पढ़ाया होगा, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि लैंग्वेज के अंदर जो पुरुष प्रधान होता, समाज पुरुष प्रधान होता है, तो मेन को ऊपर माना जाता है और उन्हीं को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पे आपका या तो हरसेल्फ होगा या फिर हिमसेल्फ होगा। फिलहाल प्रायोरिटी पे किसे रखेंगे? हिमसेल्फ को। ठीक है भाई, देमसेल्फ नहीं आएगा, यानी किस पार्ट में गड़बड़ है? बी वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। तो ये 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों के लिए रख रखा है, फिर आज की क्लास को हम लोग एंड कर देंगे भाई। फिर आप ये मान के चलो आपके 25 क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन मैंने फिलर के रख रखे हैं और 15 क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं आपके इम्प्रूवमेंट के। तो ये वाली क्लास मैं एक ही में कन्वर्ट कर दूंगा, आपकी एक ही में कर दूंगा, यानी 25 क्वेश्चन हम कल की लास्ट वाली क्लास में कर रहे होंगे। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अभी जो आपका सीजीएल मेंस 2024 हुआ था उसकी आंसर की उठा के देखना, उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आई यू एंड सी आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स। इसमें क्या गलती है भाई? तो आप नोटिस करोगे आई एक प्रोनाउन दे रखा है, यू दूसरा प्रोनाउन दे रखा है, सी तीसरा प्रोनाउन दे रखा है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन सब्जेक्ट यूज किए गए हैं जिसमें तीनों अलग अलग प्रोनाउन हैं। अब अगर ये तीनों अलग अलग प्रोनाउन हैं तो आपको याद होगा जब तीन अलग अलग प्रोनाउन एक ही सेंटेंस के अंदर यूज कर लिए जाते हैं तो उनको रखने का
एक तरीका होता है, उनको अरेंज करने का एक तरीका होता है, जिसको नाम देते हैं हम क्या? एक तो होता है आपका रूल नंबर 123 और एक होता है 213। समझ में आ गई बात? एक होता है 123 और एक होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक होता है 123 और एक होता है 213। ये दो आपके नियम होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि कब कौन सा यूज किया जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। 231, सॉरी 213 लिख रहा हूँ, वही तो मैं कहूँ कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है इसमें, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। इसको इरेज करते हैं भाई, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, 231 होता है, सॉरी 223 बोल दिया मैंने, 231 होता है। तो ये दो नियम होते हैं आपके, इन दोनों नियमों को ना अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से याद रखना। और आपने अगर रिवाइज किया होगा तो मैंने भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, होता क्या है कि जब तीन प्रोनाउन एक साथ दे दिए जाते हैं तो उनको अरेंज करने के दो नियम होते हैं। एक तो होता है 231 का नियम और एक होता है 123 का नियम। असल में ये और कुछ नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों को यूज करने का पता है क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? जब भी आपको लगे कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक पॉजिटिव मीनिंग कंसीडर कर रही है, समझ रहे हो ना? या मेरे प्यारे साथी, जब वो कतई बिल्कुल आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, नॉर्मल बात हो रही हो या पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या कोई नॉर्मल बात हो रही हो, तो उस केस में आप इस 231 वाली बात को फॉलो करोगे। हालांकि आपको देखते ही पता चल जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मल स्टेटमेंट। अब जैसे ये स्टेटमेंट दे रखी है, आई यू एंड सी आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, तो क्या इस क्वेश्चन में कोई निगेटिव बात दे रखी है? नहीं दे रखी, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरी चीज, क्या नॉर्मल टाइप की भी स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहां पर आपको 231 की फॉर्म में इनको अरेंज करना होगा, यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन रखोगे, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन रखोगे, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रखोगे। और ये जो 123 वाला होता है, इसको यूज करने का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो निगेटिविटी से भरपूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें किसी मिस्टेक को कमिट करने की बात हो रही होगी, ठीक है, या किसी चीज में की गलती वगैरह मांगने की, गलती की माफी मांगने की बात हो रही होगी। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो एक निगेटिव टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होगा। तो मैं बस इसको सिंपल तरीके से बच्चों को याद कराता हूं कि भाई जब आपको लग रहा हो कि स्टेटमेंट में कोई निगेटिव हरकत हो रही हो, आप प्रोनाउन का ये वाला नियम लगाना 123 वाला। जब आपको पता चले कि स्टेटमेंट में एकदम पॉजिटिव बातें हो रही हैं, सारी चीजें नॉर्मल दे रखी हैं, तो आप 231 वाला नियम अप्लाई करना। अब जरा लगा के दिखाओ मुझे, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है और सी आपका थर्ड पर्सन है। तो ये तो 123 के नियम में अरेंज हो रखे हैं भाई, 123 के अकॉर्डिंग अरेंज हो रखे हैं ना ये तो। और हमें क्या जानते हैं कि जो 123 वाला होता है ये तो तब लगता है जब स्टेटमेंट निगेटिव सेंस कर रही हो। क्या इसमें कोई निगेटिविटी वाली बात थी? नहीं। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है आपका? गलत है। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक अरेंज नहीं है। तो इसको ठीक अरेंज कर दो भाई। आपको कौन सा चाहिए? 231 वाला। तो पहले आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाएंगे यानी कि यू, फिर आप क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन लगाएंगे यानी कि सी, और फिर आप लगाएंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि एंड लगा के फिर आप लगाएंगे आई। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये आपका निकल के आएगा। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपसे पूछ रहा हूं वर्ब आप क्या लगाएंगे। जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा कि आप यहां पे इज वर्ब लगाएंगे, आप यहां पे आर वर्ब लगाएंगे, आप यहां पे एम वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे तीनों में से? तीनों में से किस वर्ब का चयन आप यहां पे कर रहे होंगे? बताइए जल्दी से। तो आप यहां पे देखो, आपको लगेगा कि यार आई हमारा यहां सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ एम वर्ब लगा देते हैं। बट मेरे प्यारे साथी, जैसे ही आप एम वर्ब लगाएंगे आप गलत हो जाएंगे। एम वर्ब नहीं लगाएंगे यहां। क्यों? क्योंकि केवल आई ही आपका यहां सब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ सी भी इंक्लूड है, उसके साथ यू भी इंक्लूड है, यानी कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाला पार्ट है। तो मेरे प्यारे साथी, ये पूरा मिलके पता है क्या बन जाएगा? ये पूरा मिलके एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब
भी कैसी होगी, प्लूरल। तो आंसर आर आएगा। अगर आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी तब भी गलत हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग आपने एम लगाने का प्रयास किया तब भी गलत हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर ने ऐसा किया है कि आई के साथ एम लगा दिया है, ठीक है भाई, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आर आएगा, आर, ठीक है। और इनकी पोजीशन लगाने भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी, आपको याद होगा, इनकी पोजीशन लगानी भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी आपको, ठीक है भाई। तो वो चीज भी देख लेना, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां से हमारे फिलर के क्वेश्चन आएंगे। आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए, 75, और प्लस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, क्योंकि इसकी मदद से मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से, जिसमें फिलर के क्वेश्चन भी होंगे और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन भी होंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।